आज बता दूं एक सच, क्योंकि अब मैं 57 साल का हो जाऊंगा। मैं अच्छी खासी नौकरी करता था, साल का 20-22 लाख रुपया कमा लेता था, तनख्वाह और इंसेंटिव मिला के इंडिया रोड से। मुझे जब नौकरी से हटाया गया है कोरोना काल के बाद, तो कई जगह से लोगों ने बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मीडिया में बैठकर हम सच नहीं दिखा पाते हैं। हम तो कोशिश ये करते थे कि जो सच जा रहा है उसको रुकवा दो, नहीं तो संस्थान को इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अपने से बड़ी घृणा होती थी। और 63 महीने से जो रास्ता चुना है, 20 दिन बाद 57 साल का हो जाऊंगा, उसमें बहुत बहुत कुछ झेला है। तो मैं मानता हूं कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। आप मीडिया में बैठकर अगर सच नहीं बता सकते हो तो कम से कम गलत चीज को आगे मत बढ़ाओ। सुलखान सिंह साहब आ गए हैं। सर स्वागत है नमस्कार आपका। सर। आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार प्रवेश जी, कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक है। अभी अभी सर आप नहीं थे, मैंने एक बात कहा, मैं दोहरा देना चाहता हूं उस बात को कि मैं एक विवेचना कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बेहतरीन अफसर सुलखान सिंह को कैसे कोर कमेटी से, कौन लोग हैं जिन्होंने बाहर कराया? क्योंकि अगर सुलखान सिंह उनकी कोर कमेटी में बने रहते, मैं मतलब दर्शकों के सामने इस बात का मतलब एक नागरिक के रूप में अहद ले सकता हूं, क्योंकि मैंने 15 साल उनको काम करते हुए देखा है। तो शायद जो पुलिस की आज बात होती है कि पुलिस ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएगी, तो ऐसी नौबत नहीं आती। मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन को सर कर नहीं पा रहा हूं कि आपको कौन लोग हैं जिन्होंने धक्का मारकर उस कोठरी से बाहर किया, उस मेन स्क्रीन से बाहर किया। मेरा तो दर्द ये है, ये दर्द भी है, मैं जानना चाहता हूं। मतलब मेरे लिए छटपटाहट है इस बात कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, कोर कमेटी में तो मैं कभी था नहीं। वैसे भी डीजी रहा मैं करीब 8 महीना, और रिटायर हो गया तो रिटायर हो गया। फिर मैं कोई ऐसा एडवाइजर या कोई ऐसा कोच तो मैं कभी था नहीं। तो बाहर होने का तो कोई मतलब होता नहीं। मैं 15 सालों से आपको जानता हूं, आप कभी नहीं कुछ कहेंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन अगर उन्होंने जोड़ा होता, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए, तो शायद आज पुलिसिंग बहुत अच्छी होती, कुछ चीजें बहुत क्लियर होती, और जनता को भी ये समझ में आता। चूंकि मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अपराध नियंत्रण को फोकस करते हैं। मैं भी ये बात मानता हूं कि 2007 में जब बसपा सरकार आई तो कानून व्यवस्था के नाम पर आई, 12 में अखिलेश यादव आए तो कानून व्यवस्था के नाम पर आए, 17 में योगी आदित्यनाथ जी आए तो कानून व्यवस्था के नाम पर आए, 22 में उनकी सरकार रिपीट हुई तो बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर हुई। क्या अंदर खाने अलग विषय। यानी उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को महत्व देती है वोट देते समय, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो जब सबको ये बात पता है, मेरे जैसे छोटे आदमी को पता है ये बात, तो राजनेताओं को तो पता ही होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर कानून व्यवस्था पर सुलखान सिंह की एडवाइस ली जाती, भाई 30 सालों में सुलखान सिंह पर कोई ऐसे आरोप कभी नहीं लगे कि वो सपा के लिए काम करते हैं, वो भाजपा के लिए काम करते हैं, वो बसपा के लिए काम करते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं। उन्हें जो बेहतर, वो मुलायम सिंह से भी लड़े, वो मायावती जी से भी लड़े और अच्छे काम किए, वो योगी जी के साथ भी काम करते रहे। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको करना चाहिए, पर मैं ये मानता हूं कि योगी जी को ये संदेश होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो उनके उनके करीब अच्छे लोगों को नहीं आने देना चाहते। आलोक जी। नहीं, इस पर तो सुलखान सिंह सर बताएंगे ना। अब ये तो मेरे बारे में ही है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और अच्छा सर, ये बताइए, वैसे भी एक सच। वो समय निकल गया। लगभग 8 साल होने वाले हैं मुझे रिटायर हुए। अब तो हमारी जो पारी थी वो निकल गई, अब दूसरी लोगों की पारी है, वो लोग देखें अपना।
हम तो दूर से देख के ले रहे हैं, कुछ हमको समझ में आता है तो हम कभी कभार लिख देते हैं, और कभी मौका मिल गया, जैसे आलोक जी ने, कुछ और लोग हमें कभी कभी बोलने का मौका दे देते हैं तो हम कुछ बोल देते हैं। और अदरवाइज आजकल कोई हमारी बात न लिखता है न छापना चाहता है, तो अब जो भी नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठा दिया है परवेज जी। आप तो पत्रकार रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट किया आपने, क्यों नहीं आप सुलखान सिंह साहब की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया छापता है, क्यों नहीं इनसे सवाल पूछता है? अब पहले सवाल आप ही से हो जाए। आलोक जी, आप भी जानते हैं कि सच किसे पसंद आता है। आप अपने घर में अपने भाई को सच कह दीजिए तो वो बुरा मान जाएगा। तो सुलखान सिंह साहब सच बोलने के आदी हैं, वो पहले भी सच बोलते रहे हैं जब पुलिसिंग में थे। मुझे अब मतलब मैं इसमें यहाँ चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि टाइम भी है आपका, वरना नहीं जब नहीं, वो आप बोलिए। आईजी ये अभी आईजी थे लंबा चलेगा, लखनऊ में, युवाओं का मामला है, तो लंबा चलेगा। सरकार थी, अयोध्या का एक मामला था, बस मैं ऐसे ही बंद शब्दों में कहता हूं, उन्होंने करने से इनकार कर दिया था, कहा मैं नहीं करूंगा, हटा दीजिए मुझको। तो ऐसा इतना साफगोई के साथ काम करने के लिए, इतना साफ काम करने वाले अफसर और बोलने वाले अफसर को कौन छापेगा आज की तारीख में? मतलब दबाव है, सब मीडिया के ऊपर दबाव है कि जो आदमी सच बोलता है उसको मत छापो। और मैंने वो खबर छापी थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज तो बहुत कुछ बदल गया है, उस दौर में क्या स्थिति थी वो भी मैं जानता हूं। तो वो सच बोलते हैं, इसलिए उनको राजनीतिक मुद्दे पर, पुलिसिंग के मुद्दे पर आप देखिए बहुत ज्यादा लोग नहीं बात करते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं पत्रकार, जो उनके साथ उनके समय के पत्रकार हैं, अभी भी बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं। मैं तो किताबें पढ़कर भी हैरान हूं, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी काबिलियत है, वो लोग लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जो आपने एक सवाल पूछा वो मैंने बता दिया कि सुलखान सिंह साहब सच बोलेंगे, और सच बोलना और लिखना और पढ़ना सबके बस का बात नहीं है साहब। आज के दौर में सच सुनना, पढ़ना और लिखना तीनों बड़ी चुनौती है। अब सर के सामने मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए, सर से ही बुलवाइए। चलिए सर मेरा सवाल ये था कि एक व्यक्ति का महिमा मंडन हुआ कोरोना काल के बाद से। ये 2020 के पहले मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में कोई विकास दिव्य कीर्ति के बारे में ज्यादा जानता था। वो लोग जानते थे जो आईएएस की कोचिंग करते थे। उस आदमी की ब्रांडिंग हुई, वो रोल मॉडल बन गया युवाओं के, करोड़ों युवाओं को आदर्श के रूप में देखते हैं। अब उनके बारे में खबर आती कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गलत दावे दिए। एक दावा ये सब विज्ञापन दिया कि हमारे 216 विद्यार्थियों ने इस साल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में क्वालिफाई किया। जब उन दावों की जांच की गई तो पता चला 156 स्टूडेंट तो इनके यहाँ पढ़े ही नहीं थे, ना इनके यहाँ इनरोल हुए, ना इनके यहाँ फीस दी। 156 स्टूडेंट वो थे जो उन्होंने अपने मन से, अपनी काबिलियत से रिटर्न क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो उन्होंने ऑनलाइन या किसी और माध्यम से इनका फ्री इंटरव्यू क्लासेस अटेंड किया। क्योंकि आप आईएएस की परीक्षा पास करके आईपीएस बने थे, तो ये जो व्यक्ति जो इतनी बड़ी बड़ी एथिक्स की बातें करता रहा, वो इस तरह का मिसलीडिंग ऐड दे रहा है, और इस ऐड को पढ़कर लाखों छात्र दाखिला ले रहे हैं। तो उस पर भारत सरकार के उपभोक्ता प्राधिकरण ने 3 लाख का जुर्माना लगाया, 5 लाख का जुर्माना लगाया है, और इसके पहले भी उनके ऊपर 1 साल 3 लाख का जुर्माना लग चुका है। तो आप बताइए कि जो आदमी एथिक्स की बातें करता है, कोचिंग चलाता है और कोचिंग में झूठे दावे करता है, उसके झूठे दावों से आकर्षित होकर लाखों छात्र उनके एडमिशन लेते हैं। देखिए आलोक जी, ये ज्यादातर कोचिंग वाले झूठा दावा करते हैं, और इनका दृष्टि आईएएस कोचिंग का तो इसलिए नाम हो गया कि ये बोलते बहुत अच्छा हैं। और आजकल का जो नौजुवान जो है बड़ा दिग्भ्रांत है, भ्रमित है, वो अपने पोटेंशियल के बारे में श्योर नहीं है। शिक्षा का स्टैंडर्ड जिस तरह से गिरता जा रहा है तो वो चारों तरफ नौजुवान छटपटा रहा है। तो उसको कोई अच्छा बोलने वाला, अच्छा वाकपटु अगर मिल जाता है तो वो उसको बहुत सुनता है और उसको रोल मॉडल मानने लगता है। फिर वो उसके वीडियो हिट होने लगते हैं और कमाई शुरू हो जाती है।
मुझे याद है जब हम लोग परीक्षा दे रहे थे 79 में, तो हमारे एक दो साथियों ने कोचिंग ज्वाइन किया था। उस समय बड़ी मशहूर कोचिंग थी, राउ कोचिंग। राउस, हाँ, राउस कोचिंग टॉप कोचिंग थी हमारे दिल्ली में जमाने उस में। समय। तो वो लोग, जब मैंने उनके नोट्स देखे तो आप सरप्राइज होंगे कि वो वही नोट थे जो किताबें हम लोगों के पास थी, उसकी फोटोकॉपी करा के वो बांट रखा था उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को। यही यही बात परवेज जी ने कही। और मैंने कोचिंग कोई अटेंड की, और पहली बार में मेरा जो है इंजीनियरिंग सर्विस में पहली बार में हुआ, आईपीएस में पहली बार में हुआ। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया, तो बिना किसी कोचिंग के पुरानी तैयारी से मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया। मेन मैं बीच में छोड़ गया, क्योंकि मैं भी लापरवाह हो गया था कि सर्विस मिल गई है, क्या करना है। तो मैं तो हमेशा, जो मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। कोचिंग का थोड़ा बहुत फायदा मिलता है इंटरव्यू की जगह, एक प्रैक्टिस जो कराते हैं जो लोग जो हैं, तो उसमें जो खास तौर पे जो लोग पूर्व अधिकारी हैं, जो तजुर्बेकार हैं, खाली आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं अच्छी कोचिंग करा सकते इंटरव्यू की। जो तजुर्बेकार, जिन्होंने लाइफ देखी है, 15, 20, 25 साल नौकरी की है, जिनको एक तजुर्बा है इस चीज का, वो लोग जो हैं, और कुछ इंटरव्यूज में गए हैं। जैसे हमको, मैं तो नहीं जाता था, लेकिन मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बहुत बुलाते थे इंटरव्यूज के लिए अपने, लेकिन मैं नहीं जाया करता था। तो सीनियर अफसर हमारे आईएएस आईपीएस के, फॉरेन सर्विस के, फॉरेस्ट के, बाकी बाकी लोग जाते हैं सब जो है, तो वो लोग एक अच्छा तजुर्बा दे सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये कोचिंग में तो अच्छा अच्छा बोलना, बढ़िया खूबसूरत किस्म की बुकलेट बना देना, नोट दे देना, ये इसका कोई बहुत लाभ नहीं होता है। मेरे मेरे बेटे ने भी कोचिंग किया था इंजीनियरिंग के लिए, कोई उसको खास लाभ नहीं हुआ उसका जो है। तो मैं तो इसको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कतई रिकमेंड नहीं करता। इसमें वक्त जाया करने की बात है। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि सिलेबस डाउनलोड करिए वेबसाइट से। यूपीएससी वेबसाइट में, डीओपीटी वेबसाइट में सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ए टू जेड पूरा पढ़िए, पूरी तैयारी कर लीजिए उसमें जो है। इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तो इसमें आप जो है सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है सिलेबस निकाल करके और उसके सारी तैयारी करता है अपने सब्जेक्टों का, तो उसके कामयाबी के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं परीक्षा में, तो इसलिए हर एक मेहनत करने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इसमें चांस और कोइंसिडेंस बहुत हो जाता है। तो 20 लाख लोग बैठते हैं और करीब 1,1200 सर्विसेज होती हैं, तो इसमें चांस बहुत मायने करता है। दूसरा लोग ये कि ये लुभाते हैं कोचिंग वाले, साहब हमारे यहाँ इसने जो है इंटरव्यू के लिए मेंटरिंग किया इसने, और इतने लोग सेलेक्ट हो गए। तो ये मैं बता दूं कि इंटरव्यू के लिए जो है जितनी वैकेंसी होती हैं, उसके डबल लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। रिटन के लिए 10 टाइम सेलेक्ट किए जाते हैं प्रीलिम से। तो अगर कोई रिटन वाला कोचिंग करता है, जो रिटन के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो उसके सेलेक्ट होने के चांस 1:10 होते हैं। अच्छे चांसेस हैं 1:10। तो इसका भी लाभ उठाते हैं कोचिंग वाले। और अगर कोई इंटरव्यू में जाता है तो उसके चांसेस हैं 1:2। हाँ, हर दो में से एक कौन आए। तो अगर किसी के यहाँ 100 लोगों ने एडमिशन ले लिया इंटरव्यू के लिए, चांसेस है कि उसमें 50 हो जाएंगे। तो ये इस तरह का लाभ उठाना, और ये तो कैंडिडेट को देखना है। इतना कैंडिडेट इतना क्रेडुलस और गुलेबल क्यों हो रहा है इतना कैंडिडेट? अपने ऊपर भरोसा करो, सिलेबस के साथ तैयारी करो। मैं ये फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ, पूरा सिलेबस हमेशा कवर होता है यूपीएससी में, और अभी भी ये बहुत ही निष्पक्ष और बराबरी की परीक्षा है ये। तो अगर आप सिलेबस से तैयारी करेंगे तो बड़े अच्छे चांसेस हैं इसमें, और कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब धोखा दे रहे हैं लोग। परवेज जी, कुछ आप पूछना चाहें सर से? नहीं, अब सर से किसी दूसरे विषय पर बात करें, जो उनका एक्सपर्टाइज है उस पर बात करेंगे। वो तो बिल्कुल जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं उससे। सर सही कह रहे हैं कि कोचिंगों के भ्रमजाल में मत फंसिए, सिलेबस पढ़िए। मैंने आप जब सर नहीं जुड़े थे तब भी मैंने कहा था कि भले मेरा यूपीएससी नहीं निकला, लेकिन अगर यूपीएससी निकालना है, आपको सिलेबस रट डालना है, रटा हुआ होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और उससे जुड़ा मटेरियल आपके एकदम दिमाग में भरा हुआ रहना चाहिए। तीसरी चीज मुफ्त की है कि स्पीड होनी चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय में आपको सभी सवालों के जवाब देने हैं, इसलिए आपकी राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए।
बस इतना है तो आपको एग्जाम निकलेगा, बाकी आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते रहिए जो भी कर। अच्छा बिल्कुल सर, सही ये कह रहे हैं एक परवेज जी। प्रैक्टिस थोड़ा करनी चाहिए, खासतौर पर प्रीलिम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और कुछ बड़े टिकलिश टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं, तो वो अगर आप दो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आसान होने लगने लगते हैं वही क्वेश्चन जो है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसी क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो पुराने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, ऑन वेबसाइट अवेलेबल हैं, वो सब डाउनलोड कर लेना चाहिए कैंडिडेट्स को, और उसके प्रिंट आउट बना करके फॉर्म के, और खूब प्रैक्टिस करना चाहिए उसकी। और अपने नंबर जोड़ो, टोटल करो, आंसर की अवेलेबल है और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, उन सबको लेके उसको भरो और करो, काउंट करो, नंबर जोड़ो, फिर उसको अलग रख दो, दोबारा करो, तिबारा करो। तो ये उसी टाइम में करो, जो गिवन टाइम है उतने के अंदर करना है आपको, कुछ चीटिंग मत करिए, खुद उसको उतने देर में भरिए। देखिए कितने टाइम में भर दिया आपने उसको, जो है कितने नंबर आए आपके। उसी के बाद उसी क्वेश्चन पेपर को 1 घंटे बाद दोबारा करिए, आप देखेंगे आप खुद ही बेटर करेंगे, प्रैक्टिस हो जाती है उसे करने की जो है। हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था लॉ के लिए, तो एंट्रेंस पेपर खत्म होते होते हमको लगा कि अगर दोबारा यही पेपर करना हो तो हम इसको कम टाइम में और ज्यादा अच्छा कर देंगे। तो ये मैं इसलिए अपने तजुर्बे से बताता हूँ कि इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। परवेज जी कह रहे हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मेंस के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन सीधे, कभी कोचिंग पे बात होगी तो उसमें बल्कि मैं कॉलेजों वगैरह में जाके बच्चों को बताता हूँ इस बात को कि इसके क्या टिप्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये अलग से कहीं इसको कर सकते हैं हम लोग जो है, ये इसमें नहीं, कोचिंग का बिल्कुल। भी मैं तो एजुकेशन पे काम ही करना चाहता हूँ। सर, एक सवाल थोड़ा, एक डाटा है एनसीआरबी का, और एनसीआरबी के डाटा ने इस बार चौंका दिया। इसलिए नहीं चौंकाया कि यूपी में कितने क्राइम हुए, लेकिन यूपी में एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। योगी सरकार की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अब क्राइम कैपिटल गाजियाबाद और नोएडा नहीं है, अब उत्तर प्रदेश की क्राइम कैपिटल लखनऊ है। तो इस शिफ्ट के पीछे ये जो लखनऊ को एक तमगा मिला है या बदनामी मिली है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध योगी सरकार में, जिस योगी जी के लिए दिन भर मीडिया महिमा मंडन करता है कि उत्तर प्रदेश से अपराधी छोड़ के चले गए हैं, उसे लखनऊ में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। इस पर सर आपकी जरा राय जानना चाहता हूँ मैं। इस पर देखिए मेरी राय बहुत पुराने समय से बड़ी स्थिर राय है। लखनऊ में अगर आप कह रहे हैं क्राइम बहुत ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लखनऊ की पुलिस जो है ज्यादा फ्रीली क्राइम रजिस्टर कर रही है, और नोएडा गाजियाबाद की पुलिस जो है क्राइम रजिस्टर नहीं कर रही है ठीक से। इसका केवल यही मतलब होता है, क्योंकि क्राइम ट्रेंड जो है अभी कोई खास डाउन नहीं हुआ है, केवल ट्रेंड डाउन हुआ है पिछले करीब 25 साल से, और बाकी क्राइम तो थोड़ा मोड़ा बढ़ोतरी ही दुनिया भर में हो रही है, तो यहाँ भी बढ़ोतरी ही होगी। और अगर कोई दिखाता है कि हमारे यहाँ क्राइम कम हो गया है तो वो क्राइम छिपा रहा है, लिख नहीं रहा है, और ये बड़ी सीरियस समस्या है कि लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। मुझे खुद लोग आके कहते हैं साहब हमारी एफआईआर नहीं हो रही है, हमारी एफआईआर कराइए, हमारी एफआईआर कराइए, मुझे कहना पड़ता है लोगों को। तो ये मैं आप लोगों के आलोक जी बिल्कुल नहीं जाता। और यहाँ भी यूपी में भी रिकॉर्डिंग की स्थिति बड़ी खराब है, बहुत खराब है। नोएडा में तो बहुत ही खराब है। मेरे क्लास फेलो, इंजीनियरिंग की क्लास फेलो, तो उनके घर में डकैती पड़ी थी और उसी की रिपोर्ट नहीं लिखी पुलिस वालों ने, और मैंने फोन किया वरिष्ठ अधिकारियों तो कोई फोन नहीं बात करने को तैयार नहीं जो है। तो बहुत बुरा हाल है उधर नोएडा साइड में, जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा क्राइम्स का, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बहुत सारे जिलों में ये हाल है। लखनऊ में ठीक लग रहा है हमको, जो है अच्छी पोजीशन है, तो मैं तो शाबाशी दूंगा लखनऊ वालों को इस मामले में। अच्छा, ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से कानून आलोक जी, मैं सर की बात को एंडोर्स कर दूं कि देखिए आप इसको शर्मिंदगी के हिसाब से मत देखिए, चूंकि आपने क्राइम रिपोर्टिंग कभी देखी नहीं है और पुलिसिंग नहीं देखी है जर्नलिज्म के दौरान। मैं आपको बता दूं कि ये जो लखनऊ में आपको क्राइम रेट दिख रहा है, ये सर जो कह रहे हैं मैं उसको तस्दीक कर रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि किन्हीं ना किन्हीं कारणों से लखनऊ में एफआईआर लिखी जा रही है। और ये जो परसेंटेज दिख रहा है, चाहे वो आपके प्रेशर से, चाहे मेरे प्रेशर से, चाहे सर के प्रेशर से, एफआईआर लिखी जा रही है। मैं आपको बता दूं अड़ोस पड़ोस के जिलों में तो
लोग रेप और हत्या का मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, लूट का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, तो वहां क्राइम अगर घटा हुआ दिख रहा है तो उसको वाहवाही मत समझिए। ये खतरनाक इंडिकेशन है उत्तर प्रदेश के लिए। क्राइम रेट जिन जिलों में घटा है उसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जहां बढ़ा है वहां की मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन है। बाकी सर और एक्सपर्टीज से बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आंकड़ों पर क्राइम रेट बढ़ने और घटने से क्राइम की तुलना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि लखनऊ पुलिस बेटर काम कर रही है जो एफआईआर लिख रही है। बाकी बाराबंकी, सीतापुर और अगल बगल के इसी जोन में आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि लगेगा कि रामराज आ गया है, पर ऐसा है नहीं। वहां एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और बड़े बड़े लोगों की सिफारिशों के बावजूद नहीं लिखी जा रही। आलोक जी, 1995 में मुझे इसी बिंदु पे निलंबित किया गया था कि आपके 82 दिन के कार्यकाल में एज एसएसपी इलाहाबाद 307, 302, 376 ये कुछ 4-5 हेड दिखाया, उसमें कुछ क्राइम बढ़ गया था। तो मैंने अपने निलंबन के बाद उसका प्रत्यावेदन में यही लिखा था कि ये जो रेप के 2 मुकदमे लिखे गए हैं, ये तो लड़की गर्भवती हो चुकी थी तब मैंने लिखवाए हैं, पहले से लिखे ही नहीं गए थे। तो क्या ये भी मेरे गले में लटका देंगे आप इसको? और फिर मैंने उनको बताया कि नेशनल पुलिस कमीशन 1979 ने ये साफ साफ लिखा है कि आंकड़ों के आधार पर अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो बड़ा डिजास्टर्स होगा, ये एक तरह से ये बड़ी आपदा होगी ये पुलिस विभाग के लिए। और जहां आपने ये शुरू कर दिया आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन करना है, कुछ करना, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करना लोग बंद कर देते हैं। मैं एक बार और बता दूं, जब मैं डीजीपी था तो उस समय पक्ष ने ये हाउस में इधर ये बात उठाई कि साहब अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि हमने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर खुलवाए थे कि जो पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई हैं वो अब दर्ज की जाएं। ये पहली बार शायद हुआ होगा, मेरे ख्याल में आखिरी बार शायद हुआ होगा ये, कि थानों में काउंटर, जिलों में काउंटर खुलवाए गए थे कि जिनकी एफआईआर नहीं लिखी गई वो आगे लिखा दें अब जो है। तो ये बात हमने लिख के दिया था और सरकार को हमने बताया कि साहब इसका जवाब आप इस तरह से दीजिए कि एफआईआर अब दर्ज हो रही है, इससे क्राइम आंकड़े बढ़े हुए हैं, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये बात आप कहिए हाउस में। अगर आप ये बात नहीं कहेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे आरोप लगाते ही, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे आप इस चीज को? तो सरकार ने, मैं खुद मौजूद रहा उस समय, हाउस में मैं था, सरकार ने यही जवाब दिया, उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो गया था। तो सरकार को आंकड़ों के मामले में कहीं डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, कल्याण सिंह जी का पहला कार्यकाल जो था, आज तक उत्तर प्रदेश में 71 के बाद, NS सक्सेना के टाइम के बाद, चौधरी चरण सिंह के बाद, ये पहली बार ऐसा माना गया बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर उसी टाइम पे था, 91-92 में, जो जिस समय माननीय कल्याण सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय मैं 2 जिलों में रहा, सहारनपुर और पीलीभीत में। सब जगह क्राइम की फिगर ज्यादा थी, लेकिन सभी अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड, पार्टी रहित, बिना पार्टी का ध्यान दिए सब खिलाफ कार्रवाइयां हुई और इसलिए पब्लिक भी संतुष्ट थी, सब लोग संतुष्ट थे, कभी कोई बात नहीं है। लोग आज तक उसी पीरियड को याद करते हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने मुझसे बात कही थी जब मैं डीजीपी था, वही कल्याण सिंह का कार्यकाल आप लोगों को याद रखना चाहिए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था वो पीरियड जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिगर ज्यादा थी, लोग कहते हैं बहुत अच्छा कार्यकाल था। तो फिगर्स की बात पब्लिक भी नहीं मानती है। आप कहते रहिए कि हमारे आंकड़े कम है, जब लोग देखते हैं कि हमारी बात नहीं कोई सुन रहा, हमारी एफआईआर नहीं लिख रहा है, हमको परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं साहब आप कुछ भी कहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तहसील वाले अगर पैमाइश नहीं कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है जमीनों पे, मुकदमे तय नहीं तहसील कर रही है, तो फिर लोग नहीं मानते हैं कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। पुलिस परसेप्शन का विभाग है, आंकड़ों का विभाग नहीं है ये। पुलिस का मूल्यांकन परसेप्शन पे होता है। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि सरकार को छवि खराब करेंगे, चुनाव हरवा देंगे, पुलिस चुनाव हरा तो सकती है, सरकार को जिता नहीं सकती। आपने भी तो परवेज जी की बात कह दी कि पुलिस सरकार को चुनाव जितवा तो नहीं सकती, हरवा जरूर सकती है। जिसने भी पुलिस को यूज किया जीतने के लिए वो हारा।
बड़ी बात कह दी। आलोक जी सुन रहे हैं सर की बात? हाँ, बड़ी बात कह दी सर ने। डिपार्टमेंट है ये, देखिए आर्म डिपार्टमेंट है ये ओवर बियरिंग टाइप का डिपार्टमेंट है, ये दबंग डिपार्टमेंट है ये। इसको बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो मिसयूज करेगा। टाइगर जो है, टाइगर को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये टाइगर है, हथियार बंद है, हथियार चलाने की पावर है आपको लीगली। तो ये इसको दूसरे विभागों से नहीं तुलना की जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टीपी सेन कुमार बनाम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला के मामले में कहा है कि ये चीफ सेक्रेटरी को डीजीपी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। चीफ सेक्रेटरी सरकार के सहायक हैं और डीजीपी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रशासक है, वो बहुत नुकसान कर सकता है लोगों का। और फंडामेंटल राइट्स पे चोट होती है पुलिस से, इसलिए पुलिस को ना तो ज्यादा छूट मिलनी चाहिए और ना दुरुपयोग होना चाहिए कभी इसका। जहां आप आंकड़े की बात करेंगे वो एफआईआर लिखना बंद कर देगा तुरंत। आप क्या करेंगे? तो आंकड़े की तो बात ही ना करिए। आप बात करो, आप आंकड़े ही देखें अगर, तो रेप अगर 100 हैं तो अटेम्प्ट टू रेप है 110। क्या आप मान सकते हैं कि सारे रेप अटेम्प्ट जो है वो फेल नहीं होते हैं? अगर रेप 1 है तो अटेम्प्ट होनी चाहिए 10। अगर एक मर्डर है तो अटेम्प्ट होनी चाहिए कम से कम 10। यानी आपने ऑनेस्टली रिकॉर्ड नहीं किया है अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट टू रेप। हो ही गया, गले में आपके पड़ गया, तब आपने रिकॉर्ड किया है। आंकड़ों का इस तरह विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ विश्लेषण इसका। मैंने एक बार दुर्घटनाओं पे ऐसे लिखा था सर, इसीलिए मैंने जब आप आए तो बात शुरू करने के पहले ही मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को आप जैसे व्यक्ति को की जरूरत थी, उन्हें रखना चाहिए था ऐसे लोगों को जो वाकई आईना दिखा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कैसी कर रही है, वो सरकार जो कर रही है उसका अपना विषय है, वो सरकारें सब अपने तरीके से चलती हैं। लेकिन जो सर ने एक बात कही आलोक जी, उस बात को फिर दोहरा दे रहा हूं कि पुलिस परसेप्शन का विषय है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बातचीत पे फोन पे ये कहता हूं ना कि पुलिस परसेप्शन का विषय है। आज सर ने मुझे एंडोर्स कर दिया, मुझे शांति हो गई कि मैंने जो तजुर्बा हासिल किया पुलिस रिपोर्टिंग का वो सही है। चलिए सर, आप दोनों लोगों ने बड़ा बहुमूल्य समय दिया और उम्मीद है कि दर्शकों को ये बातचीत अच्छी लगेगी। हम कोशिश करेंगे कि परवेज जी और सुलखान सर को जोड़े, क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी। सर फिर से एक बार आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।